पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए हम इस वीडियो में भी जैन साहित्य किस प्रकार से इतिहास के निर्माण में उपयोगी है और किस प्रकार से इतिहास की पुनर्रचना करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अभी तक हमने 2 पॉइंट्स पर बात करी थी, जिसमें हमने बताया था कि किस प्रकार जैन धर्म के उदय और विकास की स्टोरी को यह बताता है, और इसी तरह से कि हमारे को किस प्रकार से राजनीतिक विकास, राजनीतिक इतिहास की जानकारी हमें जैन साहित्य से प्राप्त होती है। तो हमें न केवल राजनीतिक और धार्मिक वरन सामाजिक इतिहास की जानकारी भी जैन ग्रंथों से प्राप्त होती है। हमें प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था जैसे कि जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों की दशा, विवाह, परिवार, भोजन, पेय पदार्थ, शिक्षा, सामान्य जन की उस समय क्या दशा थी, इन सब के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती है। प्रारंभिक जैन ग्रंथों में जिस प्रकार से ब्राह्मणवादी जो वर्ण और जाति व्यवस्था थी, और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और स्त्रियों की गिरती हुई दशा का जिस प्रकार से कटु आलोचना की गई है, उससे हमारे को तात्कालिक ब्राह्मण धर्म की गिरती हुई दशा का भान होता है, और हमारे को यह समझाने में सहायक है कि ब्राह्मण धर्म के पतन के कारण ही जैन धर्म या ब्राह्मण धर्म की कठोरता, जटिलताएं, कर्मकांड के बढ़ने के कारण से ही जो समाज में संकुचित वृत्ति फैल गई थी या संकुचित वृत्ति का विकास हो गया था, उसका किस प्रकार से जैन धर्म ने समाप्त किया, उस पर प्रहार किया, इसकी जानकारी हमारे को मिलती है। जैन धर्म में इसीलिए मानव मात्र की समानता पर बल दिया गया। उन्होंने जैन धर्म में दीक्षा लिए हुए सभी व्यक्तियों को समान माना। उनके अनुसार जाति व्यवस्था समाज में कोई और वर्ण व्यवस्था समाज में अपना कोई स्थान नहीं रखती है, इसके बारे में भी उन्होंने जैन साहित्य में बताया गया है। इसी तरह से जैन साहित्य में हम देखते हैं कि कई प्रकार के व्यवसाय और शिल्प करने वाली जातियों का उल्लेख भी हमारे को मिलता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अप्पम पुराण जो है, उसमें कुंभकार, बढ़ाई, संगतरात, लौहकार आदि से संबंधित शिल्प को शूद्रों के लिए बताया गया है, यानी कि शूद्र इस प्रकार के कोई भी व्यवसाय को अपना सकते थे। इसी प्रकार से जैन धर्म ग्रंथ है सम्राइच्छ कथा, साथ ही प्रबंध चिंतामणि में दासों के व्यापार संबंधी कथाओं का उल्लेख भी संबंधी कथाएं भी हमारे को मिलती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जैन कथा एवं पुराण साहित्य में तात्कालिक सांस्कृतिक जीवन की झांकियाँ भी देखने को मिलती है। उस समय के सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में हमें उपयोगी सूचनाएं मिलती हैं, और ये जो पुराण हैं ये हमारे को मौर्य युग में किस प्रकार से समाज में वर्ग थे, स्त्रियों का क्या स्थान था, स्त्रियों को किस प्रकार से स्वतंत्रताएं प्राप्त थीं, वैश्याओं का, गणिकाओं का उस समय समाज में किस प्रकार का स्थान था, इन सब का वर्णन हमारे को यानी कि सामाजिक इतिहास की जानकारी हमारे को प्राप्त होती है।
इसी के साथ साथ हमारे को आर्थिक स्थिति का ज्ञान भी मिलता है। प्राचीन भारत में विशेष करके हम बौद्ध युग जब देखते हैं तो 6ठी शताब्दी से 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में या उत्तर मध्यकालीन में 900 से 1200 ईस्वी पूर्व में भारत के आर्थिक इतिहास की जानकारी के लिए जैन साहित्य अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। जैन साहित्य में आर्थिक गतिविधियाँ जिसमें कृषि, शिल्प, व्यापार, वाणिज्य, व्यापारिक मार्ग, बंदरगाह, नगर कौन कौन से थे, व्यापार और शिल्प संघ किस प्रकार से इन व्यापारियों की और शिल्पकारों की और विभिन्न व्यवसाय करने वालों की गिल्ड बन चुके थे या सेठ साहूकारों का एक श्रेष्ठी वर्ग तैयार हो चुका था। वित्त किस प्रकार के कर लिए जाते थे, कराधान क्या क्या थे, आयात निर्यात से संबंधित क्या क्या वस्तुएं थीं, इन सब का विवरण हमारे को जैन साहित्य से प्राप्त होता है। और हम देखते हैं कि जैन धर्मावलंबी जितने भी हुए वे मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग से या वैश्य वर्ग से ही संबंधित रहे थे। तो इस वर्ग के व्यापारी और श्रेष्ठी लोगों ने जैन संघ और संस्थाओं को खुल करके संरक्षण दिया और धन भी प्रदान किया ताकि जैन प्रचारक और जैन साहित्य की रचना की जा सके और जैन धर्म का प्रचार हो सके। जैन ग्रंथ हम देखते हैं कि कुवलयमाला और सम्राइच्छ कथा जो है, इसमें व्यापारियों के द्वारा जो जिन जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता था, जैसे कि उन्होंने लिखा है कि उत्तरापद के घोड़े काफ़ी प्रसिद्ध थे और वे उत्तरापद से ही घोड़े खरीदते थे। वस्तु विनिमय के क्या साधन थे उस समय, इन सब का विवरण हमारे को जैन साहित्य से प्राप्त होता है। भाषा, साहित्य और लिपि का ज्ञान भी हमारे को जैन साहित्य जो ग्रंथों का संकलन किया गया है उससे देखने को मिलता है। जैन धार्मिक साहित्य जो है, इसका लेखन और संकलन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के 5वीं सदी ईस्वी तक लगातार होता रहा है। महावीर स्वामी ने स्वयं ने अर्धमागधी जैसी मिश्रित शैली में अपने उपदेश दिए थे ताकि मागधी और शूरसेनी बोलने वाले जो लोग हैं वे उनके उपदेशों को आसानी से समझ सकें। यही अर्धमागधी या मागधी भाषा जो है, इसी को ही हम प्राकृत भाषा के नाम से जानते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जैन धार्मिक साहित्य जो है, जो प्रारंभिक साहित्य है, वो प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा में ही लिखा गया है, क्योंकि उस समय जो है यही भाषा प्रयोग में ली जाती थी। और चूँकि महावीर स्वामी मगध प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र में ही रहे और वहाँ पे उन्होंने अपने उपदेशों को दिया, तो वहाँ के लोग जिन भाषा को, जिस लोकल भाषा को समझते थे, उसी भाषा में उन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार और प्रसार भी किया था। इसलिए धार्मिक भाषा साहित्य जो है वह प्राकृत भाषा में ही लिखा गया था। और लिपि का अध्ययन जो है, प्राकृत भाषा और लिपि के अध्ययन के लिए भी जैन साहित्य काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हो रहा है। जैन आगम साहित्य जो है उसमें संस्कृत भाषा में टीकाएँ लिखी गई है। इससे हमारे को पता चलता है कि उस समय में कई ऐतिहासिक जैन ग्रंथ जो हैं वो प्राकृत भाषा के साथ साथ ही संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं। हम मध्यकालीन यानी कि 900 ईस्वी के पश्चात जैन साहित्य की बात करें
तो उस समय हम देखते हैं कि अपभ्रंश भाषा में यह लिखा गया है। अपभ्रंश यानी कि कई भाषाओं, लोकल भाषाओं का उस समय, स्थानीय भाषाओं का उस समय विकास हो चुका था, जैसे कि हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, इन भाषाओं का उस समय विकास हो चुका था। इसलिए इन भाषाओं के उदय और विकास और किस प्रकार से इसको बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लेते रहे और साहित्यिक रचनाएं किस प्रकार से की गई, यह समझने के लिए जैन साहित्य का अध्ययन करना अत्यंत ही उपयोगी और आवश्यक है। नेक्स्ट उपयोगिता के रूप में हम देखते हैं कि हमें प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की जानकारी भी हमारे को इस साहित्य से होती है। जैन साहित्य में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि उपांगों में नक्षत्र विद्या, भूगोल, ब्रह्मांड विद्या, ये प्राणियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, काल विभाजन किस प्रकार से किया जाता है, मरने के पश्चात क्या जीवन होता है, इन सब का वर्णन हमारे को उपांगों में प्राप्त होता है। उमा स्वामिन जो 7वीं सदी ईस्वी में हुए हैं, उनके तत्वार्थ दिगम सूत्र जो है उसमें ब्रह्मांड विज्ञान, अध्यात्म तथा जो ये ज्यामिति के सिद्धांत होते हैं या जिनसे आप नक्षत्र विद्या को, ज्योतिष से संबंधित जो होते हैं, जो नीतियों से संबंधित होते हैं, तो इसमें तत्वार्थ दिगम सूत्र में हम देखते हैं कि जैन नीति शास्त्र का भी वर्णन है। इसी के साथ साथ शांति सूर के जो जीव विचार ग्रंथ जो उन्होंने लिखा, उसमें हम देववाद, जंतु विज्ञान, जो आज साइंस का एक मुख्य हिस्सा है, बायोलॉजी, वह पादप शास्त्र, नृविज्ञान और मिथक शास्त्र, इस पर भी उसमें चर्चा की गई है। इसी तरह से जिनसेन तथा गुणभद्र के द्वारा रचित महापुराण, जो कि 9वीं शताब्दी में लिखा गया है, उसमें जैन धर्म, दर्शन, नीति और कर्मकांड का पूर्ण उल्लेख किया गया है। और उसको तो यानी कि महापुराण को तो जैनियों का एक, जैन धर्म से संबंधित विश्वकोश माना गया है, क्योंकि वह हर चीज़ पे वृहत रूप से डिस्कशन करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैन धर्म बौद्ध धर्म के समान ही साहित्य इतिहास की रचना में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और कई महत्वपूर्ण ऐसी जानकारियां हमारे को देता है जो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक इतिहास, जैन धर्म के उद्भव, विकास, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की जानकारी, भाषा लिपि के स्वरूप को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध रहा है और एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में आज हमारे को इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। थैंक यू सो मच।